हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे वीडियो में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। कितने तरह की पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हमें इसको समझना है। इसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो होती है वो कितने तरह की हो सकती है, इनमें क्या क्या चीज़ें हमको समझनी है। जितने भी टाइप हो सकते हैं पार्टनरशिप के, उसको दो बेसिस में डिवाइड किया है। एक हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और एक होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। मतलब कि जो पार्टनरशिप की जा रही है उसका ड्यूरेशन क्या है, मतलब ड्यूरेशन के बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, इसको कैटेगराइज कर दिया है या क्लासीफाई कर दिया है। और दूसरा जो यहाँ पर है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो यहाँ पे अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे किस चीज़ को लेके बोल रहा है, यहाँ पे टाइम। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी मतलब क्या, तो यहाँ पे दो तरह की लायबिलिटी होती हैं, उस बेसिस में इसको डिवाइड किया है। एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और एक होती है लिमिटेड। तो इन दो टाइप्स में हमारी जो ये वाली जो कैटेगरी है इसको डिवाइड किया है लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है। तो ऑन द ड्यूरेशन मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम है। तो देखो क्या होता है कि जो पार्टनरशिप होती है वो ड्यूरेशन के बेसिस पे भी बनाई जाती है और लायबिलिटी के बेसिस पे भी बनाई जाती है। अच्छा, अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन में अगेन दो हमारे पास क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है हमारा टाइप उसका है पार्टनरशिप एट विल और दूसरा होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब कि अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो पार्टनरशिप एट विल है। तो विल का मतलब आप जानते हो क्या होता है कि जब तक आप किसी भी काम को करना चाहें, आपकी जब तक मर्जी है तब तक आप उस काम को करें, आपके ऊपर है, ये आपके विल के ऊपर है। अगर आप करना चाहें तो आप करेंगे, अगर नहीं करना चाहेंगे तो आप नहीं करेंगे। तो ये आपके विल पावर वाली बात है। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं 4-6 घंटे अगर आप पढ़ाई करते तो आपके विल के ऊपर है कि अगर आप अगर आपको गोल को अचीव करना है, आपका कोई एम है, तो आपकी विल पावर बहुत अच्छी स्ट्रांग अगर है तो आप बिना किसी मोटिवेशन के आप बहुत आगे तक बढ़ते जाओगे, क्योंकि वही चीज़ जो है वो आपका एक मोटिवेशन वाला ही पार्ट है। आप में अंदर से ही एक आग है उस एम को अचीव करने की। तो वही चीज़ जो है, वही जो आग है, वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसके लिए आपको कोई दूसरे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी में आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हमें दिन रात हमारे दिमाग में वही एम हमारा घूमता रहेगा, जिसकी वजह से हम उसी के पीछे दौड़ लगाते रहेंगे और एक दिन आएगा कि हम उस एम को अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो एक पार्टनरशिप ऐसी होती है जो विल पे बनाई जाती है। इस पार्टनरशिप में ये खासियत होती है कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो विल पे काम करते हैं। अगर वो चाहें तो पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर कोई पार्टनर चाहता है कि अब वो पार्टनरशिप फर्म को नहीं कंटिन्यू कर सकता तो इस तरह के पॉइंट पे जो पार्टनर चाह रहा है अब कंटिन्यू नहीं करना है, वो बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनको एक नोटिस देगा कि अब वो आगे काम नहीं करेगा। इस तरह के केस में क्या होता है कि ये विल पे काम करता है। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पर है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, जब हम किसी पार्टनरशिप को फॉर्म कर रहे हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म को बना रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए, जैसे ही वो हमारा प्रोजेक्ट या जैसे ही वो हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है वैसे ही वो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं इसमें कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, ठीक है, मान लेते हैं कि बिल्डिंग है, ठीक है। अगर बिल्डिंग को बनाने के लिए दो लोगों के बीच में क्या हुई, अगर पार्टनरशिप ए और बी के बीच में, तो क्या होगा, जब ये बिल्डिंग पूरी बन जाएगी तब अपने आप इन दोनों की जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी। मतलब ये कौन सी पार्टनरशिप हो रही है, ये पर्टिकुलर पार्टनर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग हमारा मेन ऑब्जेक्ट है बिल्डिंग को बनाना। ठीक है, तो बिल्डिंग को जैसे ही बनाना हमारा हो जाएगा, बिल्डिंग जैसे ही बन के कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में चल रही थी ये खत्म हो जाएगी। सिंपल है। या इसी तरह से कोई एक्टिविटी हो सकती है, अगर ये एक्टिविटी करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में किसी एक काम को कर रहे हैं, एक एक्टिविटी को अचीव करने के लिए अगर कर रहे होते हैं, तो जैसे ही वो एक्टिविटी इन लोगों में कंप्लीट हो जाती है या वो एक्टिविटी पूरी हो जाती है तो इन सब के बीच की जो पार्टनरशिप है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये होता है इसमें। चलो अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस में अगर हम पार्टनरशिप फर्म्स को डिवाइड करें तो इसमें दो कैटेगरी होती हैं। एक लायबिलिटी जो होती है वो होती है लिमिटेड और एक होती है अनलिमिटेड।
ठीक है। तो ये दो तरीके की क्या होती है, लायबिलिटी होती है फर्म के अंदर पार्टनर्स की। अब इसमें आता है हमारा जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप का टाइप है जिसमें कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं सबकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, तीनों की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। मतलब जितने भी पार्टनर्स होंगे एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और अगर सबकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, इसका मतलब है कि ये जो पार्टनरशिप इन तीनों के बीच में चल रही है ये एक जनरल पार्टनरशिप होगी, जिसके अंदर जो भी मैनेजमेंट होगा, वर्किंग होगी, सारे पार्टनर जो होंगे एक्टिवली काम कर रहे होंगे इस बिजनेस के अंदर। सभी लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट में पार्ट लेंगे, सबके पास में राइट होगा मैनेजमेंट को करने का, बिजनेस की एक्टिविटी को रन करने का इसमें राइट होता है, सबके पास में इक्वल राइट्स होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल पार्टनरशिप होती है जिसको हम अनलिमिटेड लायबिलिटी के बेसिस में क्लासीफाई करते हैं जनरल पार्टनरशिप के नाम से। अब अगर हम लोग लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करें तो इसमें बच्चों ध्यान से समझना, मेन जो फर्क है इन दोनों के बीच में वो ये है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे इस फर्म के अंदर, जैसे मान लो कि यहाँ पर पार्टनर है एक्स, वाई और जेड, ये 3 पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। इन तीनों में से कोई भी एक ऐसा पार्टनर होगा जिसकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। ध्यान से समझना हमारी बात को, कोई भी ऐसा पार्टनर होगा, कोई भी एक पार्टनर होगा जिसकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। बाकी जितने भी पार्टनर हो सकते हैं उन सभी की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, उनके कैपिटल तक के हो सकती है। इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको खास बात क्या याद रखनी है कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर होंगे एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उन सभी में से किसी एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी लिमिटेड लायबिलिटी हो। इस तरह की पार्टनरशिप को हम लिमिटेड पार्टनरशिप का नाम देते हैं। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आ जाएगा ये। इसमें खास बात ये होती है कि इस तरह की पार्टनरशिप के अंदर अगर जो भी हमारे लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं उनको अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर की, तो ऐसे कंडीशन में फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म जो है वो काम कर रही थी और करती ही रहेगी। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें हम लोग जनरल पार्टनरशिप से, जिसमें सभी की जो लायबिलिटी थी वो कैसी थी, अनलिमिटेड थी, तो इसका मतलब है कि अगर ए बी सी तीनों में से किसी की अगर डेथ हो जाएगी तो इनका जो पार्टनरशिप जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये फर्क होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो जनरल पार्टनरशिप होती है इसमें फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी जो पार्टनरशिप का टाइप है वो अगर लिमिटेड पार्टनरशिप का टाइप है तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि ये जो फर्म होगी ये कंपलसरी आपको रजिस्टर करानी ही पड़ेगी। ये फर्क होता है। इसके अलावा जो भी हमारे लिमिटेड पार्टनर्स होंगे उनका कोई भी रोल नहीं होगा मैनेजमेंट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जनरल पार्टनरशिप की हम बात करें तो जितने भी पार्टनर्स होंगे सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनेजमेंट के अंदर। इनके पास में राइट है कि ये मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्ट कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड जो पार्टनर होंगे उनकी कोई भी यहाँ पे राइट नहीं बनती है मैनेजमेंट में पार्ट लेने की। हमारे भारत के अंदर इस तरह की पार्टनरशिप पहले नहीं अलाउड हुआ करती थी। हमारी सरकार, हमारा देश, हमारा भारत, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है इस तरह की पार्टनरशिप को अलाउ नहीं करता था। लेकिन बाद में 1991 में एक पॉलिसी आई थी जिसका नाम है न्यू स्मॉल एंटरप्राइजेस पॉलिसी। इस पॉलिसी के आने के बाद हमारा देश भी अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करता है। तो हमारे देश ने भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप क्या कर सकते हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को एग्जिस्ट करा सकते हो। इस आइडिया को लाने का सबसे मेन जो रीज़न था वो ये था कि पहले क्या होता था कि हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चलती थी। अब अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चल रही है तो जो भी इस फर्म के अंदर आएगा, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आएगा, उसके माइंड में हमेशा एक डाउट है कि यार अगर मैं इस फर्म के अंदर आ गया और फर्म को कभी अगर लॉस हो गया, अच्छा खासा अगर लॉस हो जाएगा, तो यार मुझे मेरी पर्सनल एसेट भी बेचनी पड़ जाएंगी। तो इस डर के कारण लोग बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं होते थे, जिसकी वजह से
जो पार्टनरशिप फर्म है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल नहीं मिल पा रहा था। तो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा, हमारे इंडिया ने ये सोचा, हमारे भारत ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि अब हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी भी ले आए। भाई तुमने जितना भी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाया है तुम्हें केवल उतना ही लॉस सहना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हम तुमसे 1 रुपये भी नहीं लेंगे, ठीक है, ये बोल दिया। तो अब क्या हो गया कि इससे दूसरे जो लोग हैं जो पहले इससे भागते थे, इससे पीछे हटते थे, अब वो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि उनको मालूम है कि यार मैंने जितना पैसा लगाया बस मेरा रिस्क उतना ही है, मुझे मेरे घर को, मेरे एसेट्स को बेचना नहीं पड़ेगा। तो ये एक अट्रैक्शन का एक पॉइंट बन गया, जिस वजह से लोग पार्टनरशिप की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और वो पार्टनरशिप करने लगे, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा मिला इससे। तो ये होते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, अब इसके बाद हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताएंगे। मैंने जितने भी टाइप्स होते हैं पार्टनर्स के वो मैंने डिस्कस कर लिया है मेरे वीडियो में, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लेफ्ट में टॉप में आपको एक लिंक दिख रहा है, आप सबसे पहले वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ जो एक अलग टाइप का पार्टनर होता है हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अब हम डिस्कस करने वाले हैं माइनर पार्टनर के बारे में कि माइनर पार्टनर एक्चुअल में क्या कहलाता है हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए। सबसे पहली बात तो अगर मैं माइनर पार्टनर की बात करूं, हमने पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनर हमने पढ़े हुए हैं कि कितने तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन जो पार्टनर्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक पार्टनर ऐसा है जो हमारा माइनर पार्टनर कहलाता है। अब माइनर पार्टनर कौन होता है? माइनर पार्टनर वो पार्टनर होगा जो 18 साल से कम की उम्र का है, वो जो है वो माइनर पार्टनर कहलाएगा। और हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो किसी भी माइनर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकती है, वो ये है कि अगर एक माइनर पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म का एक हिस्सा बनना चाहता है, अगर वो फर्म में आना चाहता है, तो जितने भी बाकी पार्टनर्स हैं उन सभी का कंसेंट होना चाहिए कि वो पार्टनर जो माइनर है वो आ सकता है। तो आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे माइनर पार्टनर के लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन एनी फर्म। हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो किसी भी माइनर पार्टनर को फर्म का पार्टनर बनने के लिए इजाज़त नहीं देता, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। दूसरी चीज़ कि अगर एक माइनर पार्टनर फर्म में एडमिट होना चाहता है तो वो केवल और केवल बेनिफिट के लिए ही बस एडमिट हो सकता है फर्म के अंदर, और उसकी जो लायबिलिटी बनेगी वो उसके कैपिटल तक के बनेगी अगर वो फर्म के अंदर कैपिटल को भी इन्वेस्ट करता है तब, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है माइनर पार्टनर में? देखो, माइनर पार्टनर जो होते हैं वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनके लिए ये अभी एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है, वो एलिजिबल नहीं होते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके मैनेजमेंट में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो माइनर पार्टनर होंगे वो केवल और केवल प्रॉफिट के लिए ही हमारे फर्म के अंदर आएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो माइनर पार्टनर होता है वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है अगर। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर ये होती है कि अब जो माइनर पार्टनर है, पहली बात तो वो 18 साल से कम का होगा, ठीक है। अब जैसे ही वो 18 साल की उम्र में पहुंच जाएगा, जैसे ही वो माइनर से मेजर बन जाएगा, मतलब 18 साल को क्रॉस कर देगा, तब उसको क्या क्या करना है? तो जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है तो इस कंडीशन में उस माइनर पार्टनर को फर्म को एक नोटिस देना पड़ेगा कि अब वो क्या करना चाहता है। जैसे ही वो मेजर बन जाता है, या तो वो फर्म में कंटिन्यू करना चाहता है या तो वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। इस बात को माइनर पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स को बताएगा, एक पब्लिक नोटिस भेज करके सभी पार्टनर्स को, कि अब वो क्या करना चाहता है। इस काम को करने के लिए उसके पास लगभग 6 महीने का समय उसको दिया जाता है। इस 6 महीने के अंदर उसको ये चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ती है।
बट अगर मान लेते हैं कि वो इस 6 महीने के अंदर उसने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया, कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया है फर्म को, तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो जो माइनर पार्टनर था अब वो हमारे ही पार्टनरशिप का एक मेजर पार्टनर बन चुका है और अब से वो बिजनेस के लॉसेस को भी बियर करेगा। जब तक वो माइनर पार्टनर था तब तक केवल और केवल वो प्रॉफिट की ही बस शेयरिंग करता था, लेकिन जैसे ही वही माइनर पार्टनर मेजर बन जाएगा तो ऐसे कंडीशन में अब वो लॉसेस को भी बियर करेगा और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो ये मान लिया जाएगा कि अब वो हमारा मेजर पार्टनर बन चुका है। तो ये थी हमारे माइनर पार्टनर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लो यार। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।